गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी का शिक्षा में बहुत अधिक महत्व है और वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा एक आवश्यक चीज़ है और जब तक हम भाषा को समझते नहीं हैं तो अंग्रेजी का ग्रामर हो या अंग्रेजी का किताब हो, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए अति आवश्यक है जानना कि अंग्रेजी होता क्या है। अगर हम अंग्रेजी को समझ लेते हैं तो अंग्रेजी को पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसी क्रम में अंग्रेजी को समझने के लिए परंपरागत तरीके से जो टेंस पढ़ाया जाता है उसी में एक अलग विधि से टेंस का प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुति आपके सामने होगा और मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्तुति को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी को सीखने के लिए हमको सीखना क्या चाहिए। तो प्रस्तुति टेंस के माध्यम से होगा। चलिए हम लोग सीखते हैं कि अंग्रेजी को सीखने के लिए क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी को सीखने के लिए हमको टेंस चाहिए। तो टेंस को सीखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। जो विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि अंग्रेजी को कैसे समझें, केवल लिख लेते हैं, देख लेते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं, तो उसी के लिए यह क्लास है। आप अंग्रेजी के 9th के विद्यार्थी हो, 10th के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, ये कोई मैटर नहीं है। तो समझ के लिए तो सबको आवश्यक है और उसी के लिए यह क्लास है कि किसी भी क्लास में है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं यदि इसको आप सीख लेते हैं। तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। टेंस जैसा कि हम लोग किताबों के द्वारा या ट्रेडिशनल तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। प्रेजेंट ESENT प्रेजेंट टेंस। जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस। PAST पास्ट TENSE भूतकाल। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर क्लास के विद्यार्थी यहाँ तक जानते हैं। और नंबर 3 में आप आ जाइए। अब लिखते हैं फ्यूचर। FUTURE फ्यूचर टेंस। तो अब ये तीनों हो गया जिसको अंत वाले को हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों में ही अलग अलग वाक्य बनाए जाते हैं और ट्रांसलेशन के माध्यम से सिखाए जाते हैं, जिसमें कि तीनों ही टेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए, पहचान चाहिए और बनावट चाहिए। परंतु एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आपको तीनों टेंस समाहित हो जाता है और इससे आपको ये समझ में आता है कि टेंस ट्रांसलेशन या अंग्रेजी की समझ के लिए हमें देखना कैसे चाहिए वाक्य को। तो हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि अंग्रेजी के लिए हमें क्या क्या चाहिए जो तीनों टेंस में कॉमन होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कॉमन चीज़। कॉमन मतलब जो तीनों में हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
प्लस ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी का बेसिक चीज़ है, परंतु समझाने की दृष्टि में या तो शिक्षक के द्वारा या तो किताब के द्वारा, तो मेरी यह प्रस्तुति तीनों टेंस के लिए एक ही स्ट्रक्चर से समाप्त हो सकता है। यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम अंग्रेजी को किताबों से अलग हटकर समझ के आधार पर यदि हम समझते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, तो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। न तो पहचान की आवश्यकता होती है, न बनावट की, न किसी और चीज़ की। बस एक अलग रास्ता से आपको मैं ले चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये दर्शाऊंगा कि अगर तीनों को ही सीखना है तो तीनों को सीखने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो दोस्तों आइए सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, और हम विशेष रूप से नहीं बताएंगे, बस 2 ही शब्दों में सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, या व्यक्ति को लेते हैं या वस्तु को लेते हैं, तो हम लोग व्यक्ति को ज़्यादा कॉमन मानते हैं, तो व्यक्ति में ले लेते हैं जैसे राम, RAM। राम एक व्यक्ति का नाम है जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यह सब्जेक्ट जो है, इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि आप किताबों में कैसे पढ़ते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, और मैंने आपको कैसे बताया। तो देखिए, मेरे विचार से, मेरी दृष्टि से जैसे हम देखते हैं आप वैसे देखिए। राम हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। अगर प्रेजेंट टेंस होता है जो हमने ऊपर लिखा है और प्रेजेंट के किसी भी भेद में है, तो क्या राम को आप बदल सकते हैं? नहीं। अगर पास्ट में हम आते हैं तो भी राम को राम ही लिखेंगे। अगर हम फ्यूचर में आ जाते हैं तो भी राम को राम लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा ध्यान तो देना ही पड़ता है, परंतु समझना आसान है कि सब्जेक्ट इज नॉट चेंजेबल इफ आई राइट एट द प्लेस। Subject is not changeable. You can write Ram in each kind of tense. Either it is present tense, past tense or future tense. चाहे present tense हो, चाहे past tense हो, चाहे future tense हो, हमें राम को बदलना नहीं पड़ता है, तो हमें दिक्कत नहीं है, या आराम से हम लिख दिए। अब बीच में आता है verb। तो verb के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पास हम बाद में आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु को लिखते हैं या व्यक्ति को, तो यहाँ पर हम एक वस्तु को लिख देते हैं, और वो वस्तु है ए मैंगो, आम, MANGO। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब विधि से एक अलग विधि है जो एक ही वाक्य पूरी अंग्रेजी को क्लियर कर देगा, सोचने की दिशा आपका बदल देगा। मैंने 2 चीज़ लिखा, सब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट लिखा। अब आप देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस में राम लिखते हैं तो पास्ट टेंस में भी आप राम लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी राम लिख सकते हैं। आपको बदलना तो है नहीं, चाहे कोई भी टेंस हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में। तो वर्तमान काल में यदि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ए मैंगो, तो क्या भूतकाल में हम दूसरा वस्तु तो नहीं लिखेंगे, ए मैंगो ही लिखेंगे, और भविष्यत काल में भी ए मैंगो ही होगा। मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो कांस्टेंट रहता है, जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो आपको तो सीखना ही नहीं है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट भी नहीं सीखना है, ऑब्जेक्ट भी नहीं सीखना है। सब्जेक्ट में जो सोच लेते हैं वही लिखते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, और ऑब्जेक्ट में भी वही लिखते हैं जो सोचते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो। तो आपको तो सीखना ही नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो केवल प्लेस को देखना है कि हमें कहाँ लिखना है। अब बारी है वर्ब की, हम चलते हैं वर्ब के पास। तो ये बीच वाला जो स्थान है, ये प्लेस जो हमने डैशिंग से दर्शाया है, ये देखिए, ये
वर्ब का स्थान है, क्योंकि वर्ब के बिना तो कोई वाक्य पूरा ही नहीं होता है। और वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस कंप्लीट विदाउट वर्ब। हम बिना वर्ब के कोई भी प्रकार का वाक्य पूर्ण नहीं बना सकते हैं, तो वर्ब लिखना तो आवश्यक है। तो वर्ब लिखने के लिए हम वर्ब का रूप लिखते हैं, क्योंकि वर्ब के तो 5 रूप होते हैं। तो एक रूप का उदाहरण हम नीचे लिखते हैं। देखिए लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला रूप ईट होता है, दूसरा रूप एट होता है, ए टी और ई, और तीसरा रूप ईटेन होता है, ईटेन, ई ए टी ई एन, ईटेन। और चौथा रूप हो गया आपको ईटिंग, ई ए टी आई एन और जी, ईटिंग। अब पांचवा रूप हो गया इट्स। तो ये वर्ब के सभी रूप आपके सामने हैं। तो जैसा मैंने वर्ब का रूप लिख दिया, क्या आप सब्जेक्ट का रूप वैसा लिख सकते हैं? नहीं, ये तीनों में तो हम यही लिखते हैं और आम को भी वही लिखते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ वर्ब पे ही ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या लिख देने से मेरा अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वर्ब का प्लेस है, यहाँ पर हमें एक ही वर्ब लिखना है। ये तो कभी 1 लिखेंगे और कभी 5 लिखेंगे, या 2 लिखेंगे, या 3 लिखेंगे, या 4 लिखेंगे। इट मीन्स यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ब एट द प्लेस ऑफ द वर्ब। यानी कि वर्ब के स्थान पर आपको केवल एक ही वर्ब लिखना है। अब आपको चुनना है कि हम कौन सा लिखें। तो हम लोग सीख रहे थे कि वर्ब के किस रूप को लिखना है। तो आपको कुछ नहीं आता, अंग्रेजी में आप कुछ नहीं जानते हैं, सब्जेक्ट लिखना जानते हैं, ऑब्जेक्ट लिखना जानते हैं, वर्ब का कौन सा रूप लिखें ये नहीं आप जानते हैं। तो आप 1 लिख दीजिए, या 5 लिख दीजिए, या 2 लिख दीजिए, या 3 लिख दीजिए, तो आपका तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से आपको 5वां रूप लिख देता हूँ, ई ए टी एस, इट्स। अब हमारा अंग्रेजी का वाक्य कंप्लीट हो गया, यह किसी न किसी टेंस में आ गया। अब हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो निकाल पाएंगे। तो जानने से क्या मतलब है? तो जानने से मतलब है कि अभी आपको मैंने बताया कि क्या लिख देने से वाक्य पूरा हो जाएगा। तो ये आप जान जाइए कि वर्ब लिख देने से आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। तो अब की बार मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, इसी पर आपका विचार डिपेंड करेगा। बस एक ही वाक्य में आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर राम को लिखना है, कोई भी टेंस होगा इसे नहीं बदलना है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई एक वस्तु लिखना है जो क्रिया को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके स्थान पर मैंने एक ए मैंगो लिख दिया है। और ये भी कोई भी टेंस होगा तो आपको इसी को लिखना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। बस दोनों में कोई भी वाक्य हो यही लिख देना है, कोई भी टेंस हो यही लिख देना है। बस हमको चूज करना है वर्ब को। और ध्यान से सुनिएगा कि वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैंने कहा, इसको हम लिख भी देते हैं। देखिए लिखते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब को बदलने से, वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है। आप अभी तक जितना भी किताब पढ़े होंगे और जितने भी सर लोग पढ़ाए होंगे, सब को मिला करके अब मेरी दृष्टि से आप वाक्य को देखिए और अंग्रेजी को देखिए। बस अंग्रेजी, इसी से आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। एक लाइन से पूरा टेंस आपका खत्म। अंडरस्टैंडिंग,
वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है। वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है। तो सबसे ज़रूरी यह है कि वर्ब के रूप, किस रूप का हम यहाँ पर चयन करें। तो वर्ब के रूप को और वर्ब को यदि हम जान लेते हैं तो हमारा टेंस तो एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि अंग्रेजी को सीखने के लिए हमें क्या सीखना है, अर्थात टेंस को सीखने के लिए हमें क्या सीखना है। अगर हम वर्ब को सीख लेते हैं तो हम पूरा टेंस सीख लेते हैं और उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यह था कि टेंस को समझने के लिए, टेंस को समझने के लिए हमें क्या जानना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेंस को समझने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, और इसकी भूमिका मैंने आपको ऊपर बता दिया कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, बनावट एक ही होता है। वैसे किताब के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार 12 होते हैं, लेकिन हमने एक ही स्ट्रक्चर में सबको पिरो दिया है। और आप देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम इसी को इंग्लिश कहते हैं। सब्जेक्ट में कोई भी नाम लिखा हुआ हो, वस्तु हो, हम उसको नहीं बदलते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो। और ऑब्जेक्ट में भी हम नहीं बदलते हैं तो हम सिर्फ वर्ब में। और क्योंकि वर्ब के 5 रूप होते हैं और इन वर्ब के 5 रूप को में से कोई एक को चुनना हमें आ जाता है, यहाँ लिखने आ जाएगा, तो हमें पूरा टेंस का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसके माध्यम से, इस मैपिंग के माध्यम से, जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि टेंस को सीखने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिखे हैं कि वर्ब को बदलने से टेंस बदल जाता है, अर्थात टेंस को समझने के लिए हमें क्या जानना चाहिए। राम को तो सीखना नहीं है, आम को तो सीखना नहीं है, बस वर्ब को सीखना है। तो वर्ब को सीखना है तो हमें वर्ब पहले याद रहना चाहिए और उसके बाद वर्ब के रूपरेखा को हम याद करेंगे। फिर किस वर्ब को लिखने से क्या मीनिंग होता है। हाँ, एक और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग है। तो वर्ब को समझने के लिए क्या क्या समझना चाहिए। वाक्य को समझने के लिए पहला तो वर्ब है, तो टेंस को समझने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। मैंने बताया कि वर्ब बहुत आवश्यक है, वर्ब को ही जानना चाहिए। वर्ब के बदलने से टेंस बदल जाता है। तो हमें वर्ब का, किस वर्ब को लिखने से, दूसरा पॉइंट टेंस को समझने के लिए, किस वर्ब को लिखने से क्या अर्थ प्राप्त होता है। किस वर्ब को लिखने से क्या अर्थ प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने 5 लिख दिया तो हमें क्या मीनिंग मिला। अगर हमने 1 लिख दिया तो क्या मीनिंग मिला, और यदि हमने 2 लिख दिया तो क्या मीनिंग मिला। 3 लिख दिए हम तो क्या मीनिंग मिला, या 4 हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या मीनिंग हो रहा है। बस यही तो जानना है। और यदि आप ये जान गए तो आपका टेंस कंप्लीट हो गया। और जब वाक्य बनाना हम जान जाएंगे तो पहचान और बनावट भी एक क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया कि टेंस को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए। तो टेंस को जानने के लिए हमें वर्ब अवश्य जानना चाहिए। बिना वर्ब के हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। अर्थात टेंस को पढ़ने के लिए जब इसके बाद हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों के पास वर्ब कम से कम 20, 30, 40 जितना ज़्यादा हो सके आप
अवश्य याद करेंगे, और वो यदि आपको याद रहेगा तो हमें वाक्य बनाने में सुविधा होगा। जैसे आज हमने आपको बताया कि एक ही वाक्य से पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो आपका बाकी रहेगा और वर्ब के अनुसार भी अध्ययन आपका जारी रहेगा। बस, जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा यह पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसी माध्यम से मैं और भी आसान तरीके से अंग्रेजी की प्रस्तुति इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि आपको अंग्रेजी जैसा नहीं, एकदम हिंदी जैसा लगेगा। आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा, आप अंग्रेजी सीखना पसंद करेंगे, समझना पसंद करेंगे, और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हमें अंग्रेजी में कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन्स इंग्लिश इज़ वेरी इजी बट व्हेन इफ़ आई ट्राई। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी बहुत आसान है यदि हम कोशिश करते हैं और देखने का तरीका बदलते हैं। आप मेरी दृष्टि से अंग्रेजी देखिए, मैं आपको अंग्रेजी की सारी समस्या हल कर दूँ।